नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपकी आगामी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, जहां आपको सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपके आगामी एग्जाम से रिलेटेड होंगे। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के बाहर का नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि संभवतः पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों आपको वो क्वेश्चन के आंसर बनने चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हर एक प्रश्न दोस्तों आपकी एग्जाम से रिलेटेड होगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर में शामिल किया गया है। चलिए तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें औंध जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि औंध जनजाति के जो लोग हैं वो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, सभी को पता है, जहां पर औंध जनजाति के लोग निवास करते हैं या रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है। HCl, HF, CCl4 या H2O। ठीक है, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से जो कार्बन टेट्राक्लोराइड दोस्तों CCl4, ये एक ध्रुवीय यौगिक के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसमें दो समान प्रकार के परमाणु अर्थात समनाभिकीय परमाणु सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं इन्हें अध्रुविक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अध्रुवीय यौगिक के अंतर्गत आएगा। बाकी आपका HCl, HF और H2O ये तीनों ही आपके ध्रुवीय यौगिक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। और साइंस के अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपको चार कथन दिए गए दोस्तों, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है दोस्तों वो एक सही नहीं है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसकी स्थापना दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में दोस्तों जो कथन आपका सही नहीं है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम जो है दोस्तों ये प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इस समूह के जो तत्व होते हैं बहुत ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और ये वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके अन्य यौगिक का निर्माण भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, यह कथन असत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। दोस्तों साइंस के अंतर्गत ये लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। जिनको नहीं पता दोस्तों वो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, तिल्ली या प्लीहा जिसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन में आपको प्लीहा भी दिया जा सकता है। तिल्ली या प्लीहा को दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि उत्पादकों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो चारों ऑप्शन आपने पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को, ठीक है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस रोग के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में प्रतिरोधी या प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों, उसका शमन जो है वो एड्स रोग के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, एड्स रोग के कारण होता है। यह उपर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मानव में HIV विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि दोस्तों शरीर की सहायक
T4 लिम्फोसाइट नामक प्रतिरक्षी कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होता है दोस्तों उसको नष्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा एड्स। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिए दोस्तों, ये है आपका असम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आपको, असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हाथी, जंगली भैंस, बाघ तथा गैंडों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? आपको बताना दोस्तों कि शेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको ABCD। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखें दोस्तों, शेवाराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में अवस्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि लोकतक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मणिपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए, जहाँ पर दोस्तों जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और यह पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र वृहत झील है। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र वृहत झील है लोकतक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि शिव समुद्रम जो है वो किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों तो याद रखिएगा, शिव समुद्रम जो है दोस्तों ये है आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा। ठीक है, याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाएगा तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों याद रखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वर्ष 1902 में, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात वर्ष 1902 में कर्नाटक में जल विद्युत की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए आपको बताना है कि निम्नलिखित ऑप्शन में जो दिए गए हैं दोस्तों आपको, इनमें से सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो बिल्कुल याद रखना है, हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, आपको पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको। अगर एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है दोस्तों तो आपको इनके आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होते हैं, ये सभी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ष 2000 में, 2003 में, 2004 में या 2008 में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, ठीक है, 89वां संशोधन करके फरवरी 2004 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कौन शामिल नहीं है इनमें। 4 ऑप्शन दिए गए आपको ABCD। तो याद रखिए दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में दोस्तों प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री, मतलब ऑप्शन नंबर A, C और D ये तीनों ही शामिल होते हैं, केवल किसको छोड़कर? राष्ट्रपति को छोड़कर। तो आपको यहाँ पूछा गया है कौन शामिल नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? ठीक है, आपको बताना दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, संथानम समिति
किस सिफारिश पर राष्ट्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी? ठीक है, कौन सी समिति? संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। और दोस्तों अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो आपको याद रखना है 18 अक्टूबर वर्ष 2010 में इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान किस शिक्षण संस्थान को दिया गया है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग 2020 की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग जारी की गई दोस्तों, इसमें बताना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा शिक्षण संस्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 360 फर्स्ट है वो दोस्तों वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो गठन दोस्तों याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो शेरवानी समिति की सिफारिश पर नवंबर 1992 में किया गया था। ठीक है, शेरवानी समिति की सिफारिश पर नवंबर 1992 में किया गया तथा इसे वर्ष 1993 में स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता प्रदान की गई और वर्ष 1994 में यह पूरी तरीके से परिचालन में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, आपको बताना दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एक संस्था है जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है, अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय किस भवन में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, एमपी जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको काफ़ी टाइम देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो याद रखिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य का जो राज्य सचिवालय है वो वल्लभ भवन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, वल्लभ भवन। राज्य में दोस्तों सबसे बड़ा सिविल अधिकारी मुख्य सचिव होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय प्रणाली का वह अंग जहां राशियों का लेन देन होता है क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि वित्तीय प्रणाली का वह अंग जहां राशियों का लेन देन होता है दोस्तों वो आपका मुद्रा बाजार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, याद हो गया आपको, मुद्रा बाजार कहलाता है जहां पर राशियों का लेन देन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पूछा गया है आपको पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो याद रखिए दोस्तों, केडी जाधव। ठीक है, केडी जाधव ने जीता था, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों यह 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जाधव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, केडी जाधव। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर शॉट का जो संबंध है दोस्तों वो क्रिकेट खेल से है। ठीक है, और इस शॉट को यह नाम ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा।
प्रधानमंत्री ने कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ने कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिए दोस्तों, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों तो याद रखिएगा। और यह अभियान जो है दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलिहर गांव से शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये किए थे दोस्तों पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाणकालीन स्थल के अंतर्गत आएगा। 4 ऑप्शन जो दिए गए दोस्तों इन्हीं में से बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये आपकी नवपाषाणकालीन स्थल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके नाम पर बुंदेलखंड का नाम जिजाक भुक्ति पड़ा? ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से किसके नाम पर जो बुंदेलखंड का नाम है दोस्तों वो जिजाक भुक्ति पड़ा। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, जय शक्ति के नाम पर। ठीक है, जय शक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जो है दोस्तों वो जिजाक भुक्ति पड़ा। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। और दोस्तों जय शक्ति जो थे वो चंदेल वंश के तीसरे राजा थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा लोकगीत पांडवों की कथा का वर्णन से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से वो कौन सा लोकगीत है जो पांडवों की कथा के वर्णन से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा कि पांडवानी गायन मूलतः पांडवों की कथा से संबंधित है और यह एक एकल नाट्य है। और पांडवानी का जो अर्थ होता है दोस्तों याद रखिएगा, पांडवानी अर्थात पांडव कथा, महाभारत की कथा। ठीक है, और दोस्तों ये कथा जो है ना ये प्रधान तथा देवार जातियों की गायन परंपरा है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि लोकगीत पांडवों की कथा, ठीक है, निम्न में से कौन सा लोकगीत पांडवों की कथा के वर्णन से संबंधित है, तो आपको याद रखना है पांडवानी गायन। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो है दोस्तों आपका 345 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 345। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राजवंश को एल साम्राज्य भी कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों चंद्रवंश। ठीक है, चंद्रवंश को एल साम्राज्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है आपको। ठीक है, मनु बैवस्त की पुत्री इला का विवाह दोस्तों सोमचंद्र से हुआ था। पुत्री के नाम पर ही इनके राज्य का जो नाम है वो एल साम्राज्य हुआ था। ठीक है, जिसका आदि पुरुष चंद्र था। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक प्रश्न को आपने दोस्तों ध्यान से पढ़ा है, आंसर याद रखना है, जिससे कि दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आपको उनके आंसर पता हो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।